जो है लगातार उन्नति कर रहा है, लगातार उम्रदराज हो रहा है। लेकिन उम्रदराज होते होते इसकी रवानी और इसकी जवानी बढ़ रही है। यदि उम्र की बात की जाए तो जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो वो 67 साल का व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है। लेकिन समय की बात हो, देश की बात हो या प्रदेश की बात हो, तो वो उम्र समय के साथ में, साल के साथ में जवान होता है, उसकी रवानी बढ़ती है। मध्य प्रदेश किस तरह से आगे बढ़ रहा है 67 साल के मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या ऐसा किया जाता कि ये और ज्यादा बेहतर मध्य प्रदेश का स्वरूप देखने को मिलता है, या भविष्य में और स्वरूप कैसे बेहतर हो सकता है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा नेता सत्येंद्र कुमार चौधरी जी। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ में मौजूद हैं आप पार्टी के प्रवक्ता संजीव वैद जी। संजीव जी, आप चूंकि प्रवक्ता भी हैं और हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहूंगा। मध्य प्रदेश आज से 66 साल पहले इसकी स्थापना हुई, तब मध्य प्रदेश का स्वरूप कैसा था? और क्या आज हम जब 67 साल 66 साल हमने पूरे कर लिए हैं, तो आपको लगता है कि जिन पगडंडियों पर हम बढ़े हैं, जिस उम्र के सोपान पर हम पहुंचे हैं, क्या हम सही राह पर हैं? जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मध्य प्रदेश का विकास तो हुआ है। 1 नवंबर 1956 को जो मध्य प्रदेश बना था वो भौगोलिक दृष्टि से थोड़ा सा छोटा हो गया है, क्योंकि एक धान का कटोरा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था वो अलग हो गया है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश जो है, हाँ, छत्तीसगढ़ जो है 2000 में धान का कटोरा अलग हो गया था। मध्य प्रदेश की एक विशेषता है था, जिसके कारण मुझे अपना मध्य प्रदेश का नागरिक कहलाने में बड़ा गर्व का अनुभव होता है कि मध्य प्रदेश एक क्षेत्रीय इकाई है, प्रशासनिक इकाई है, और यहाँ पर क्षेत्रीयता के जहरीले अलगाव का हमेशा अभाव देखा गया है। मतलब हम मध्य प्रदेश के लोग अपने आप को मध्य प्रदेश का निवासी होने के साथ साथ हम अपने आप को सबसे पहले भारत का निवासी, हमारे भीतर जो है क्षेत्रीयता जैसा कोई प्रखर बोध नहीं है, ना ही हमारी पहचान से जुड़ा हुआ गुजराती जैसा कोई घमंड है, ना ही बिहारियों की तरह हमारे लिए कोई मुहावरे गढ़े जाते हैं। ठीक है ना साहब? तो मध्य प्रदेश की सबसे हिस्सा कि हम लोग एक राष्ट्र नागरिक अपने आप को महसूस करते हैं, यही मध्य प्रदेश की पहचान है। और मध्य प्रदेश की जो पहचान है दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश ने अपने एक मुकाम कायम किए हैं। बस मध्य प्रदेश की कुछ समस्याएं हैं कि मध्य प्रदेश को अभी तक जो नेतृत्व मिलना चाहिए था, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए था, वो विकास नहीं हो पाया है। आप दक्षिण भारत के राज्यों से अगर तुलना करें तो मध्य प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ दिखेगा आपको आर्थिक दृष्टि से। यहाँ के नागरिक बहुत समझदार हैं, यहाँ पर विकास की बहुत संभावनाएं हैं, बहुत सारी असीम संभावनाओं को अपने आप में समेटा हुआ है। पर्यटन का क्षेत्र है, सब कुछ है यहाँ पर, वेल रिचनेस है, कल्चरल विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अभी तक हम उस विकास के दरवाजे पर पहुंच नहीं पाए हैं। शायद इसलिए अभी भी हम लोग जो है पिछड़े हुए हैं दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में। और उत्तर भारत के राज्यों में भी मध्य प्रदेश जो है कृषि के मामले में तो आगे निकला है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में अभी भी काफी पिछड़ापन है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि कल्चरल जी जी संजीव जी, क्या स्वरूप होना चाहिए था आपकी दृष्टि से, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं? क्या स्वरूप होना चाहिए था कि हम ये कह सकते कि नहीं, मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल सही सही सोपान पर है और सही तरह से आगे बढ़ रहा है? जी, पहला स्वरूप तो ये होना चाहिए था कि यहाँ पर जो है बच्चों को और महिलाओं के विकास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना चाहिए थे। आज भी मध्य प्रदेश कुपोषण से जूझ रहा है। आज भी मध्य प्रदेश में जो है बाल मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। मतलब सामाजिक समस्याएं बहुत है यहाँ पर, तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए। और दूसरी जो समस्या मैं मानता हूँ, आर्थिक समस्याएं हैं मध्य प्रदेश के साथ। आज भी यहाँ पर रोजगार की प्रॉब्लम है, आज भी यहाँ पर जो है औद्योगिक क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। आज भी जो है आप जीएसटी के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आप औद्योगिक उत्पादन उठा करके देख लीजिए, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आंकड़े उठा करके देख लीजिए, मध्य प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। एक शानदार नागरिकों का क्षेत्र है, बहुत अच्छे लोगों का क्षेत्र है, लेकिन आर्थिक विकास के दरवाजे तक अभी पहुंचना मध्य प्रदेश को बाकी है। तो मैं तो वास्तव में भविष्य में एक ऐसे मध्य प्रदेश को देखना चाहता हूं जहां पर कैपिटा इनकम लोगों की बहुत अच्छी हो, मातृत्व मृत्यु दर में सुधार हो, बाल मृत्यु दर, कुपोषण से आगे,
यहाँ पर एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज हो, सरकारी स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा मिलती हो, चिकित्सा सुविधाएं बहुत अच्छी होती हो, क्योंकि कोरोना के जी दौरान मैंने जो है ना आपको इसकी लचर चिकित्सा जी। व्यवस्था। चलिए बिल्कुल संजीव जी, सत्येंद्र जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि सत्येंद्र जी मैं चाहूंगा कि संजीव जी के प्रश्न का उत्तर दें, उसके पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके स्वरूप में आपके अनुसार मध्य प्रदेश इस वक्त किस स्थिति में है? क्या हम 66 साल चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं? क्या आपको लगता है कि हम सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं? हमारी दिशा और दशा दोनों व्यवस्थित हैं, माकूल हैं? सत्येंद्र जी। जी बिल्कुल पंकज जी, मैं बता दूं 67वां दिवस है हमारा, वर्षगांठ है। बहुत तो प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन ही हमारे 8 मध्य प्रदेश सहित 7 और राज्य हैं, से 8 राज्यों का स्थापना दिवस है। सभी राज्यों के लोगों के लिए भी, भारतवासियों के लिए भी शुभकामनाएं। केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सभी राज्यों का आज स्थापना दिवस है। तो सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से देखिए हर राज्य ने प्रोग्रेस की है और मध्य प्रदेश ने काफी उन्नति की है। अगर हम देखें तो इसको हम पॉजिटिविटी से देखें तो देखिए हमारा मध्य प्रदेश आज बहुत सारे क्षेत्रों में नंबर 1 है। आज आप देखिए कृषि कर्मण अवार्ड, कृषि के क्षेत्र की बात करें तो कृषि में बहुत आगे है। इसी प्रकार से आप 7-7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। कृषि की विकास दर भी सबसे ज्यादा है। आज मध्य प्रदेश की जो विकास दर की बात करें तो देश में सर्वोच्च है, लगभग 20% की विकास दर है। प्रति व्यक्ति की आय की जो बात करेंगे तो उसमें हमने जो हमारी 13,000 रुपए प्रति माह की 2013 में 13,000 रुपए प्रति वर्ष की वार्षिक हमारी जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम थी, आज वो 1,25,000 के आसपास हो गई है। तो इस 20 लाख सॉरी 1 लाख करोड़ की जीडीपी हुआ करती थी। और हमने जो जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है 2003 के बाद से आज हमारी जो 12 लाख के लगभग की 12 लाख करोड़ की जीडीपी हो गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जो हमारी सरकार ने और हमारे मध्य प्रदेश ने के सभी नागरिकों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। और भी हमें और आगे बढ़ना है। और जिस प्रकार से आप देखिए मध्य प्रदेश आज शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो हिंदी में मेडिकल एजुकेशन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए अभी देश के अंदर पहला, हमारी देश की भाषाओं में अगर पढ़ाई होती है तो ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम और नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश राज्य पहला राज्य है इतने समस्त राज्यों में। इसी प्रकार से आप देखिए तो आज मध्य प्रदेश के अंदर 3 लाख किलोमीटर, जहां 44,000 किलोमीटर की सड़कें ही संधारित की गई थी कांग्रेस के समय, आज हमारे समय में लगभग 3 लाख किलोमीटर की सड़कें जो है संधारित की जा रही है, बनाई गई है। और उसमें जो है कनेक्टिविटी 100% के करीब कनेक्टिविटी आ गई है। जहां हमारी कनेक्टिविटी 50 to 60% हुआ करती थी, आज कनेक्टिविटी 100% हो गई है। इसी प्रकार से आप जो बात हुई तो जैसे बाल सुधारों की, अगर इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी की, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हमारी काफी सुधरी है। जहां हमारी 90 हुआ करती थी इन्फेंट मोर्टेलिटी, आज वो 40 के आसपास है। इसी प्रकार से संस्थागत प्रसव जो थे हमारे 300 डेथ रेट होती थी माताओं की, वह भी आज काफी सुधार आ गया, 80 के आसपास आ गई है। 300 से घटते घटते 80 आ गई। और मैं बात करूं जिस प्रकार से हमारे मित्र ने कहा था, उसी बात को मैं आगे बढ़ा दूं कि हमारे यहाँ पर काफी विकास हुआ है। और जो हमने और कोशिश की है, और जो सबसे बड़ी बात लिंगानुपात, 43 लाख से ज्यादा की जो बात हो रही थी, लिंगानुपात भी हमारा 912 आ गया था। 912 पुरुषों पर 1,000 पुरुषों पर 912 बेटियां हमारी जन्म लेती थी बेटों के ऊपर। आज हमारी जो 978 हो गई हैं। वो जो 43 लाख हमने लाड़ली लक्ष्मी बनाई है, और लाखों लगभग 6 लाख से ज्यादा का हमने कन्यादान जो किया है विवाह योजना का, इन सारी चीजों, और जो हमारी बेटी हैं उनको लाखों लगभग करोड़ के आसपास की साइकिलों का वितरण किया गया है, जिससे वो स्कूल जा सकती हैं। उन सबको वहां जाने के कारण से हमारा जो लिंगानुपात भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ये भी होता है कि जिसको अगर बुराई देखनी है तो बुराई देखेगा। अब सांप्रदायिकता का जहर की बात करी तो कोई राजेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी के मंत्री रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा, मंत्री रहने के बाद शपथ दिलाई अपने लोगों को कि कोई हम राम को नहीं मानेंगे, हम ब्रह्मा को नहीं मानेंगे, हम विष्णु को नहीं मानेंगे। तो ये कोई सांप्रदायिकता या हमारे देश के समस्त लोगों की आरती उतारने का काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया।
वो चुने हुए संविधान की शपथ ली हुई थी उन्होंने, दिल्ली के मंत्री थे, तो उस पर उन्होंने को बाहर भी कर दिया गया। मुझे तो लगता है कांग्रेस आम आदमी पार्टी को इनको बाहर करना चाहिए, धक्के देके बार निकालना चाहिए। जिस प्रकार की ये सोच है, आग लगाने वाली सोच है, जहर घोलने, समाज के अंदर जहर घोलने की सोच है। जी सत्येंद्र जी, कोई भी प्रदेश यदि आगे बढ़ता है तो निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ता है। उसमें कई चीजें ऐसी होती भी हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि बहस इस बात पर हो रही है, तो योगेश गुप्ता जी आपसे भी बात करना चाहूंगा। जो सत्येंद्र जी ने बात कही, जो बात संजीव वैद्य जी ने कही, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जब कोई प्रदेश बढ़ता है या कोई व्यक्ति बढ़ता है तो उसके जीवन में कई तरह के संघर्ष भी आते हैं। वो निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश भी करता है, मध्य प्रदेश भी करता रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बीच कुछ ऐसा भी होना चाहिए था कि ये गति और तेज होती, इसका स्वरूप कुछ और अच्छा होता? बहुत सकारात्मक रूप से आप क्या सोचते हैं योगेश जी? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी योगेश जी, योगेश जी बोलिए। मेरी लिंक गायब हो गई है शायद। नहीं, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, आप दिख रहे हैं, बोलिए जी, बोलिए। देखिए पंकज जी, सर्वप्रथम आपके सभी व्यूवर्स को मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी प्रदेशवासी आज के इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं और निश्चित रूप से आज का जो मूल विषय है मध्य प्रदेश की स्थापना विषय, मैं उस विषय को विषयांतर नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश हमारे देश की हृदय स्थली कहा जाता है और मध्य प्रदेश ने इस भूमिका को बखूबी अंजाम दिया, निभाया है। उसके मैं दो चार उदाहरण दूंगा कि मध्य प्रदेश में जब प्रदेश की स्थापना हुई थी तो शिक्षक नहीं थे, तो उत्तर प्रदेश से जो शिक्षा व्यवस्था को संभालने लोग आए वो मध्य प्रदेश के ही वासी होकर रह गए। उनको हमारा मध्य प्रदेश इस प्रकार भाया कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो अपना उल्लेखनीय योगदान दिया, मगर वो मध्य प्रदेश छोड़ने को तैयार नहीं हुए। तो मध्य प्रदेश में विभिन्न जातियां, विभिन्न समूह और विभिन्न वर्गों का जो समायोजन है, मेरे ख्याल से आदरणीय वैद्य साहब का इशारा उस ओर था और माननीय सत्येंद्र जी उसको कहीं और लेकर चले गए। सत्येंद्र जी जो आंकड़े लेकर आए, मैं नहीं जानता वो कितने सत्यापित है, क्योंकि उनकी जो आंकड़े हैं उनके विरुद्ध अभी हाल ही में 4 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, बोलना आप बहुत उतावले, बहुत जल्दी हो जाते हो सत्येंद्र जी, बहुत सुना आपको, थोड़ी देर बैठिए। माननीय शिवराज जी ने 4 दिन पहले एक बयान आया था, उस पर डिबेट भी हुई थी। अगर अपन पूरे प्रदेश की 23,000 किलोमीटर और 33,000 जो इन्होंने आंकड़ा दिया उसको छोड़ दें, तो खाली इंदौर भोपाल की बात करें तो 8,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर गड्ढे हैं, 2,000 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे और लिंक रोड जर्जर अवस्था में। तो ये मैं बुराई करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूं, लेकिन चूंकि बात उठाई गई है, मध्य प्रदेश हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि आधारित इसकी आर्थिक गतिविधियां हैं। और सर्वाधिक दुखद विषय यह है कि जब से माननीय शिवराज जी ने सत्ता संभाली है, तब से पिछले कार्यकाल में 23-24 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं और अभी दूसरे कार्यकाल में 2-2.5 साल में लगभग 5,000 किसान पुनः अपनी देह त्याग चुके हैं। उसका तात्पर्य कहने का यह है कि उनको जो समृद्ध बनाने की, जो उनको खुशहाल बनाने की जो घोषणाएं पिछले 17-18 वर्षों से की जा रही है, वो मूलभूत रूप से उतरी नहीं धरातल पर और हमारा किसान लगातार परेशान है। युवाओं को रोजगार देने की बात माननीय मोदी जी ने भी कही थी, माननीय शिवराज जी भी हर महीने मेला लगाते हैं, किसी से ठेला धकवाते, किसी से पान की गुंठी लगवाते हैं और 10-10 हजार रुपए का लोन बांटने की बात करके भीड़ जुटाते हैं, फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। उन्हीं युवाओं को बैंक वाले बामुश्किल 10% ऋण स्वीकार करते हैं और बाकियों को भगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, 25,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी 2003 में जब सत्ता छोड़ी थी, और आज 3,28,000 करोड़ का कर्जा है। इसमें 70% से ज्यादा राशि का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में, अपने नेताओं के स्वागत अभिनंदन में और राजनीति के महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु खर्चा किया है। ये हम प्रदेशवासियों के ऊपर बोझ डाला गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रदेश में विकास की कई संभावनाएं है, मगर एक नेक नियत से शासन करने वाला शासक इस प्रदेश को मिलना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि 2018 में माननीय कमलनाथ जी के रूप में वो शासक मिला था,
मगर उनके 11 महीने 12 महीने में उनकी सरकार गिरा दी गई। और जिस प्रकार उन्होंने इन्वेस्टर मीट के माध्यम से 70,000 करोड़ का निवेश लेकर आए थे सिंगल विंडो के माध्यम से, और जो युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से युवाओं को स्किल्ड बनाने की योजनाएं थी, आईटी स्किल्ड से संबंधित 4 बड़े शहरों में पार्क बनाए थे, जो वृद्धावस्था पेंशन डबल की थी, जो इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से उन्होंने सब वर्ग को 100 रुपए में मैं जवाब देना चाहता हूं पंकज जी। लेकिन योगेश जी बिल्कुल ने बंद कर दिया है। और आज हमारा मध्य प्रदेश का वासी निश्चित रूप से विकास की उस राह की ओर देख रहा है जिसके सपने हमारे माननीय सपनों के सौदागर तथा कथित मोदी जी ने दिखाए थे 2014 में। लेकिन योगेश जी निश्चित रूप से आज हम कहना चाहेंगे कि जब 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार भी थी, आपने खुद ने ही कहा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में इतना जो है वो कर्ज था, तो कर्ज बढ़ता गया निश्चित रूप से, यह अलग बात, लेकिन कर्ज तो था। सत्येंद्र जी, आपको क्या लगता है जो योगेश जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से कर्ज की राशि कई गुना बढ़ गई है? देखिए मैं बता दूं पंकज जी, अब हो गया भैया मेरे को, पंकज जी मैं बता दूं, कर्ज की बात कही तो इन्होंने देखा, अरे आप पूछा, अरे योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्येंद्र जी एक मिनट चलते हैं, योगेश जी क्या कह रहे हैं आप? पंकज जी, मेरा ये कहना था कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी जीएसटी संग्रहकर्ताओं के एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं रविंद्र भवन में। मुझे भी बुलाया गया है, जिन्होंने मध्य प्रदेश को सर्वाधिक टैक्स दिया है, उन टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजन रखा गया है। मगर चूंकि कल मोरबी दुर्घटना हुई थी, इस प्रकार के आयोजनों में बेकार की धनराशि खर्च करने के बजाय ये पैसा उन पीड़ितों के पास भेजा जाना चाहिए था। मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मुझे भी इन्विटेशन आया है, मगर हम टैक्स जरूर दे रहे हैं प्रदेश को बढ़ चढ़कर, पूरे देश में सबसे ज्यादा, मगर उस हिसाब से विकास नहीं हो रहा, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए सत्येंद्र जी, देखिए योगेश जी का जो कहना है वो अपनी जगह है निश्चित रूप से, लेकिन ये बात आप क्या आपको लगता है कि वाकई जो जिस तरह से कर्ज बढ़ा है मध्य प्रदेश पर, क्या ये कर्ज की राशि वाकई चौंकाने वाली है, और ऐसा लगता है कि इस कर्ज का जो है वो बोझ आम जनता पर तो होना है? देखिए मैं बता दूं आपको, 2003 में बिल्कुल सही, जो कांग्रेस की जो सरकार थी उसने 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज कर दिया था, और 25,000 करोड़ नहीं था, 32,000 से ज्यादा करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। और मैं बता दूं उस समय जो बजट हुआ करता था 18,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आप देखिए 18,000 करोड़ का प्रदेश का बजट था और कर्ज कितना था? 32,000 करोड़। आज अगर हमारा जो बजट है प्रदेश का वो 2,80,000 करोड़ का है, तो निश्चित ही ये कर्ज 5 लाख करोड़ से ज्यादा का होता। अगर एक कांग्रेस की सरकार होती और जिसको कि कहते हैं ना, जो अगर चला रहे होते, तो ये लोग, और कोरोना जैसी महामारी आई तो ये 7-8 लाख करोड़ पे ही कर देते कर्जा, जो देश मध्य प्रदेश का, और कोरोना के बट्टे खाते में डाल के ये लोग अपनी जेबें भर लेते। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यही सही होता। अब देखिए मैं बता दूं बड़ा तथ्यात्मक उदाहरण, आंखों को और दिमाग को बिल्कुल खोलने वाला उदाहरण। आप पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी अभी, ठीक है, और पंजाब के अंदर जो कर्ज है, पंजाब की समग्र जीडीपी है वो लगभग 5.5 लाख करोड़ की जीडीपी है, और वहां पे जो कर्ज हो गया था ना, वो कर्ज 3 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो सोचिए जीडीपी का 60% के आसपास का कर्ज पंजाब के अंदर हो रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है वो आज 12 लाख करोड़ की जीडीपी है, तो 3 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज है। और ये मैं बता दूं तो ये 20% के आसपास होता है। जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हैं कि आंकड़ा तथ्यात्मक नहीं है। आप देखिए आंकड़ा, देखिए पंकज जी, आप अगर मैं बोल रहा हूं तो अगर आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, योगेश जी, अगर मैं गलत बोलता हूं तो भारत का कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर, आपको कुछ जानकारी नहीं। योगेश जी आप अपने समय बोलिए, सत्येंद्र जी को बोलने दीजिए। योगेश जी मैं आपके पास आऊंगा। योगेश जी की बहुत ज्यादा इन लोगों की आदत खराब होती है, दूसरे के समय करते हैं। मैंने एक बार भी नहीं बोला था, ये बोल रहे थे, एक शब्द नहीं बोला था। हम सत्येंद्र जी को मेरी उंगली से डर रहे, मैंने एक शब्द नहीं बोला था। अभी भी देखिए अभी लगे हुए हैं, यानी अरे कीप योर माउथ शट माय डियर फ्रेंड, कीप योर माउथ शट माय डियर फ्रेंड, what I am telling, listen properly. If I am wrong, anybody can sue into the court. You don't know anything, you are a raw man. You don't know anything, you should improve your knowledge. I will send you some almonds. Some almonds I will send to you for your increasing your memory power. मैं बता दूं पंजाब की जो जीडीपी थी, पंजाब की जीडीपी, अरे पंकज जी बोलने तो दीजिए, आप तो इनकी आवाज शांत करा दीजिए। बोलिए, बात कर रहे हैं, आपने सुना इनकी मूर्ख जैसी बातें, लेकिन मेरे समय कूद रहे हैं, ये गलत बात है ना। गलत आंकड़े आपने दिए, 3,50,000 करोड़ का कर्ज नहीं है,
12 लाख आंकड़ा करोड़ दिया आपका। 32,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च चूंकि था हमारे पास सिंह जी के टाइम, समय कम आप है। 25,000 करोड़ का गाने लगे। मैं झूठ तो कांग्रेस माफी बोलती चाह है रहा हूं निर्लज्जता के साथ। सत्येंद्र जी, समय कम है। संजू जी, का झूठ बोलोगे तो नहीं अरे बोलने भैया दूंगा। मैं बता दूं झूठ, जी, आप अपना नेशनल हेराल्ड खोल लीजिए एक चैनल, आपको जो भी कुछ भी झूठ बोलना है आप नेशनल हेराल्ड के नाम से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान रचिए, आप कौमी आवाज को फिर संजू से जी, जिंदा कर लीजिए, आप सत्येंद्र जी, नवजीवन संदेश अपना अखबार है उसको फिर से चलाइए। लेकिन मैं साधना न्यूज के पोर्टल पे हूं, कोई कांग्रेस के पोर्टल पे नहीं हूं, कांग्रेस के न्यूज चैनल पे नहीं हूं। कांग्रेस अपने न्यूज चैनल खोल ले, भ्रष्टाचार का कीर्तिमान रचे, नेशनल हेराल्ड खोल ले एक और। चलिए क्या बात करती चूंकि है मैं माफी कांग्रेस। चाह रहा हूँ, समय मैं समय साधना कम न्यूज है, पे हूं। समय बहुत कम है। पंकज जी इनको शांत कराइए ना, चुप कराइए ना पंकज जी, आपका चैनल है, आप योगेश इनको जी, शांत नहीं करा पाते हैं। जी मैं ये शांत था देखिए ना अभी। सत्येंद्र जी आप भी शांत रहिए। योगेश जी आप भी शांत रहिए। मैं आप संजीव जी आपसे पूछना चाहूंगा। संजीव मैं जी, आपके साथ संजीव आगे जी आप से ऐसी बताएं, डिबेट में क्या आऊंगा आपको नहीं, नहीं लगता तो है फिर कि आप जो ऐसा कर्ज करेंगे बढ़ता तो। जा रहा है, मैं साधना जो न्यूज को कर्ज बता बढ़ता देना जा रहा चाहता है, हूं, अगर इस मुझे कर्ज कुछ को बोलने का बढ़ते, अधिकार नहीं देंगे तो मैं आपके चैनल पर डिबेट में नहीं आऊंगा पंकज जी। मैं आप पूरा समय दिया जा रहा है। संजीव जी आप बोलिए। योगेश जी माफी चाह रहा हूँ, देखिए समय बहुत कम है, हमारी अपनी कहाँ दिया जा लिमिटेशन रहा है होती पंकज जी, मेरे टाइम लिमिटेशन पर होती है। कबड्डी करवाई आपने, आप इनके जी साथ बोलिए, लोग जी सुनो, बोलिए, मैं बात कर रहा बोलिए, हूं। मैं जी कह रहा बोलिए, हूं आप बोलिए। पंजाब की जीडीपी की देख लीजिए, पंजाब की जीडीपी आप निकाल लीजिए, पंजाब की झूठे जीडीपी 5.5 लाख करोड़ के आसपास की है और उनका जीडीपी कर्ज नहीं जो है। है पंजाब का 3 लाख करोड़ के आस। अरे आपको कुछ पता नहीं है, आप कर लीजिए। अरे आप आपको कुछ पता नहीं है, यू आर अ रॉ मैन, यू आर ब्लफिंग ऑल द टाइम, यू पीपल आर रियली ब्लफिंग, दैट इज वाई हमारी जो जनता ने आपको जमीन दिखा दी। और जो बात करते हो आप मध्य प्रदेश में, आपको फिर से जमीन दिखा दी, आपके सारे आपके संजीव जी विधायक बहुत भी आपको भविष्य में क्रॉस जानना वोटिंग चाहूंगा। की। संजीव जी क्या ये बात कर्ज करते का हो बोझ आप। कहाँ तक जाएगा, क्या होगा अंत? संजीव जी, तो ये निवेदन संजीव जी, की स्थापना दिवस पर बहस नहीं हो के आंकड़ों पर गलत जानकारी दी संजीव जा जी, रही योगेश जी शांत, हाँ गलत योगेश जी बहुत 2 मिनट आंकड़ाई योगेश गुप्ता दे रहे संजीव जी हैं, बोलिए। कांग्रेस दे रही है, झूठ का कीर्तिमान रचती है। संजीव जी, संजीव जी बता देंगे, पंजाब में आप संजीव जी की संजीव सरकार आ जी, गई है। संजीव जी को बोलने दीजिए। हाँ संजीव जी बोलिए पंजाब में आपकी। संजीव जी की सरकार आ गई, संजीव जी जरा बता दीजिए इनको, इनको बता जी दीजिए बोलिए संजीव जी। क्या स्थिति है पंजाब की। संजीव जी, जो मैं कह रहा हूँ संजीव क्या जी मैं ये गलत हूँ। कर्ज का जो बोझ है ये क्या, इसका अंत क्या होगा, कैसे पटेगा और मध्य प्रदेश अगले 20 सालों में आप कहाँ देखना चाहेंगे? संजीव जी देखिए, मध्य प्रदेश को कर्ज से मुक्ति दिलाने का एक ही तरीका है कि मध्य प्रदेश का हम औद्योगिक विकास करें, आर्थिक विकास करें, यहाँ पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं, क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं है। आपने अभी देखा होगा कि काफी विद्यार्थियों ने राजधानी में आकर के आंदोलन किया है, काफी समय से वैकेंसीज नहीं निकली है। तो बेहतर तरीका ये कि हम औद्योगिक विकास करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, सीएसआर बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। हम निजी क्षेत्र के ऊपर भी ध्यान दें ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो सके और बेरोजगारी से अभी विशाल से चलिए संजीव जी बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि बहुत समय कम था और काफी समय जो है वो बहस में निकल गया। बहरहाल हम इसे कुछ समय के बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी ये है कि मध्य प्रदेश का यदि विकास हम चाहते हैं तो हमें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। कहीं न किसी कोई एक ऐसी योजना के साथ में काम करना होगा, ऐसे दर्शन के साथ में काम करना होगा जो कहीं आम जनता के हित में हो और कर्ज कम से कम हो। बहरहाल अब हमसे जुड़े बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।